अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के उर्दू का फर्स्ट चैप्टर। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगा कि आपका 99 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। बस आप मास उर्दू क्लासेस के हर एक वीडियो को लाजमी तौर पर देखें ताकि आपका इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि आप लोगों की जो बिहार बोर्ड 12th क्लास का जो उर्दू बुक है उस बुक का नाम है कहकशा। और जो ये बुक जो कहकशा जो है इसमें टोटल कितने चैप्टर है आप लोगों का? टोटल 39 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 39 चैप्टर, यानी 39 चैप्टर आप लोगों की कहकशा किताब में है। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो वो सबसे पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, जिसके मुसन्निफ है, जिसके राइटर है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की जिंदगी के बारे में। उसके बाद जो हम लोगों की जो चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। उसके बाद हम लोग नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बगैर वक्त को जाय किए हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? नजीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मुसन्निफ को हिंदी में लेखक बोलते हैं और इंग्लिश में राइटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नजीर अहमद की जो कहानी है ये क्या है? ये एक खाका है। तो खाका की मीनिंग क्या है? खाका कहते क्या? सबसे पहले ये आप लोग को समझना होगा। खाका कहते किसी भी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। इसको आप लोग आसान अल्फाज में समझिए कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जो कितनी घटनाएं पेश आती है, कोई भी परेशानी या कोई भी घटनाएं जो पेश आती है, जब से वो पैदा हो तब से लेकर मौत तक के अंदर जो भी उसकी जिंदगी में परेशानी पेश आए, जो उसने अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया या बुरा काम किया, उसके अंदर की कोई भी एक पहलू यानी कोई भी एक घटना को और आप लिख दीजिए, उसी को खाका निगारी कहते हैं। और उसको लिखने के बाद आपको समझ में आए कि वो इंसान कैसा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके दोस्त हैं, आपके उस्ताद हो गए और आपके माँ बाप। तो इनकी जिंदगी की मिसाल आप अपने दोस्त को पकड़ लीजिए। आप अपने दोस्त की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो आपका दोस्त अच्छा है बुरा है, उसकी जिंदगी में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है। तो आपको और बोला जाएगा कि उसकी जिंदगी की कोई भी एक पहलू को यानी कोई भी एक घटना को और तुम लेकर लिख दो, तो उसको लिखना ही क्या कहेंगे? खाका निगारी कहेंगे। और खाका लिखने के लिए यह भी जरूरी है कि आप जिसके बारे में खाका लिखने यानी जिस इंसान की जिंदगी के बारे में लिखेंगे उससे आपका कोई ना कोई ताल्लुक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग का जो नजीर अहमद की कहानी जो चैप्टर है, तो इसको लिखा किसने? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो जाहिर सी बात है कि जब इसने लिखा है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, तो ये जरूर नजीर अहमद और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग में कोई ना कोई ताल्लुक होगा। तो इन दोनों में क्या ताल्लुक है? नजीर अहमद और मिर्जा फरहतुल्लाह कौन है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह के नजीर अहमद उस्ताद रहते हैं और मिर्जा फरहतुल्लाह शागिर्द, यानी उस्ताद और शागिर्द के बीच की ये बात रहती है। तो सबसे पहले जो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के यहाँ वो पढ़ने जाते थे, तो उनकी जिंदगी के बारे में उन्होंने जाना कि वो कैसे इंसान है, तो उसी को इन्होंने कहानी में लिखा। तो यही खाका कहलाया। तो आप लोगों को जो नजीर अहमद की कहानी है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मिर्जा फरहतुल्लाह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस कहानी के इस चैप्टर की जो मुसन्निफ है वो कौन है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। पहले खाका निगार है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो सबसे पहले खाका निगार। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले खाका निगार कौन है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ही सबसे पहले खाका निगार है, यानी सबसे पहले खाका लिखने वाले जो इंसान है वो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। वालिद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो थे इनके वालिद का क्या नाम था? मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। अब बेवा फूफी, इनकी एक बेवा फूफी होती है, इसका नाम हुस्न जहां बेगम रहता है परवरिश करने के लिए। यानी कि जब मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जब 10 दिन के ही होते हैं तो इनकी वालिदा जो रहती है मुशर्रफ जहां बेगम ये इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। तो इनकी परवरिश कौन करती है? इनकी परवरिश हुस्न जहां बेगम यानी इनकी फूफी जो बेवा रहती है वही इनकी परवरिश करती है। पैदाइश मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश अगस्त 1885 को दिल्ली के चूड़ीवालान मोहल्ला में हुई, लेकिन तज़किरा नवेसियों के मुताबिक इनकी पैदाइश सितंबर 1983 में। इसको समझिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो इनकी पैदाइश कब हुई? 1885 को दिल्ली के चूड़ीवालान मोहल्ला में हुई। यही सही है, लेकिन आगे में जो दिया हुआ लेकिन तज़किरा नवेसियों के मुताबिक इनकी पैदाइश
सितंबर 1883 में हुई। मिर्जा फरहतुल्लाह भी खुद कहते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, 1885 को दिल्ली के चूड़ीवालान मोहल्ला में हुई। लेकिन तज़किरा नवेसियों के मुताबिक, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, अगर आपको ऑप्शन में 1885 आ गया तो आपको 1885 में टिक मार देना है, दिल्ली के चूड़ीवालान मोहल्ला में। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की तज़किरा नवेसियों के मुताबिक पैदाइश कब हुई, तो लिखेंगे हम लोग सितंबर 1883 में हुई। ठीक है। फरहत के जद्द अमजद मिर्जा अफजल बदख्शां से तर्क वतन करके शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए। यानी फरहतुल्लाह बेग जो थे, इनके जद्द अमजद यानी इनके खानदान जो थे, दादा परदादा लोग, ये मिर्जा अफजल बदख्शां तर्क वतन से करके शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए। यानी कि बदख्शां जो जगह थी उसको छोड़कर कौन, मिर्जा अफजल जो है बदख्शां से तर्क करके, यानी बदख्शां शहर को छोड़ के शाह आलम के जमाने में, उस वक्त में कोई बादशाह होगा, शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आ गए। कहां से, बदख्शां से कहां आ गए, हिंदुस्तान आ गए, मिर्जा अफजल आ गए। आपको क्वेश्चन आया कि मिर्जा अफजल जो है बदख्शां से कहां आ गए, तो हिंदुस्तान आ गए। यहाँ तक समझ गए। और फौज में मुलाजिम हुए, यानी मिर्जा अफजल जब हिंदुस्तान आए तो फिर किस चीज से मुलाजिम हो गए, यानी इनको नौकरी लगी, मुलाजिम, फौज में मुलाजिम हो गए। फरहत के दादा मिर्जा अब्दुल्ला बेग की माली हालत अच्छी नहीं थी। यानी फरहतुल्लाह बेग जो थे, इनके दादा जो मिर्जा अब्दुल्ला बेग थे, इनकी घर की माली हालत, यानी इनके घर में खाने पीने को लेकर पैसे की तंगी ज्यादा रहती थी, जिसके चक्कर में घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। और 1857 के इनकलाब के बाद इनका खानदान हिजरत करके हैदराबाद चला गया। यानी 1857 के इनकलाब के बाद इनका खानदान कहाँ चला गया, हिजरत करके हैदराबाद चले गए। यानी जिस जगह रहते थे वो उस जगह को छोड़कर कहाँ चले गए, हैदराबाद चले गए। मौलवी कमरुद्दीन से कुरान पढ़ा, यानी कलाम पाक जो है किसने, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है मौलवी कमरुद्दीन थे, जिससे कुरान पढ़ा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अगर तो मिर्जा फरहतुल्लाह किनसे कलाम पाक सीखा, किनसे कुरान पढ़ा, तो मौलवी कमरुद्दीन से। किनसे, मौलवी कमरुद्दीन से कुरान पढ़ा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से इंटरनेट का इम्तिहान पास किया। कहां से किया, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से इंटरनेट का इम्तिहान पास किया। किसने पास किया, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मैं आपको एकदम आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, बस आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे और आप लोग मेहनत करें ताकि आपके इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। 1910 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1910 में इन्होंने हिंदू कॉलेज था, इसमें इन्होंने दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट का सनद हासिल की। ठीक है। उसके बाद आगे देख लिए, तालीमी जिंदगी के दौरान, छूट गया यहाँ पे, तालीमी जिंदगी के दौरान खेलों से दिलचस्पी रही। यानी पढ़ाई के जमाने में इन्हें किस चीज से दिलचस्पी थी, खेल से दिलचस्पी थी। आज के जमाने में ज्यादातर बच्चों को होता है, तो इन्हें सबसे ज्यादा किस चीज से दिलचस्पी थी, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज। यानी इन्हें क्रिकेट से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, शतरंज से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इस तरह से वगैरह वगैरह और भी खेले थी। फरहतुल्लाह बेग जो है तलाशे माश के सिलसिले में हैदराबाद आ गए। फरहतुल्लाह बेग जो थे तलाशे माश यानी कि काम के सिलसिले में ये कहाँ चले गए, हैदराबाद आ गए और वहां के एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम बनाए गए। वहां एक स्कूल में वो अंग्रेजी के उन्हें उस्ताद बना दिया गया, किन्हें, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को। 1910 में जुडिशल इम्तिहान पास किया और 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। 1939 में हाई कोर्ट की क्या बन गए, इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1942 में इसी ओहदा से सबकदोश हो गए। यानी 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1942 में इसी ओहदा से वो सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। फरहतुल्लाह की शादी जो है, फरहतुल्लाह की शादी अगस्त 1908 में कब हुई, अगस्त 1908 में चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई, तो अगस्त 1908 में चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। जो पहली शादी इनकी हुई वो किनसे हुई, नसीमा सुल्ताना से हुई। लेकिन इनकी बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह, यानी इनकी बीवी जो थी नसीमा सुल्ताना, इनका इंतकाल हो गया। तो इनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह उनकी पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से, यानी इन्हीं की बहन जो थी हमीदा सुल्ताना, उनसे इनकी दूसरी शादी हुई। ठीक है। मिर्जा फरहतुल्लाह का इंतकाल जो हुआ 27 अप्रैल 1947 में हुई। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि फरहतुल्लाह साहब ने मज़ामीन भी लिखे और शायरी भी की, लेकिन इनकी शोहरत की असली वजह इनके बेमिसाल खाके। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह जो थे
ये मजमून यानी निबंध भी खूब लिखे और शायरी भी इन्होंने अपनी जिंदगी में की। लेकिन इनको शोहरत जो हुई यानी ये मशहूर जो हुई किस चीज की वजह से, खाके की वजह से। जो इनका पहला खाका था वो डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। ये खाका जब शाये हुआ था तो इसे बहुत मशहूर हुए थे, ये खाका बहुत मशहूर हुआ था, इसकी वजह से मिर्जा फरहतुल्लाह साहब जो थे वो भी बहुत मशहूर हुए। ये खाका पहली बार जुलाई 1927 को रिसाला उर्दू से शाये हुआ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नजीर अहमद की जो मिर्जा फरहतुल्लाह की जो कहानी है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, ये कब शाये हुआ, किस साल शाये हुआ था। और आपको आ गया तो क्या लिखना है, जुलाई 1927 को रिसाला उर्दू से। ये भी जाना किस चीज से, तो रिसाला उर्दू से शाये हुआ था। ठीक है, तसनीफ यानी फरहतुल्लाह बेग ने क्या क्या चीज लिखा, तो एक लिखा दहली का एक यादगार मुशायरा, फूलों वालों की सैर, दीवाने यकीन, दीवाने नजर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी। यानी ये सब किसने लिखा, फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। तो ये सब किनका है, ये सब फरहतुल्लाह बेग की तसनीफ है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मिसाल के तौर पे कि दहली का एक यादगार मुशायरा किसकी तसनीफ है, तो आपको लिखना फरहतुल्लाह बेग की। इसलिए आपको ये पांचों तसनीफ, छह तसनीफ याद कर लेना है। एक है दहली के एक यादगार मुशायरा, फूलों वालों की सैर, दीवाने यकीन, दीवाने नजर, मेरी दास्तान, और एक है मेरी शायरी। इनके एक मज़ामीन भी शाये हुई जिसका क्या नाम है, मज़ामीन फरहत, जो ये 7 जिल्दों में शाये है। यानी ये मज़ामीन फरहत जो है ये 7 जिल्दों में शाये हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को फरहतुल्लाह बेग की जिंदगी के बारे में मैंने जो भी बताया तो उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर नजीर अहमद की कहानी जो है इसको हम लोग बड़े ही प्यारे अंदाज में समझ लेते हैं, एकदम हंसते खेलते हुए, ताकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन अंदाज में कहानी यहीं पर समझ में आ जाए और इस कहानी में जो भी किरदार के बारे में बताया गया वो आप लोगों को जहन नशीब हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आप नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। तो देखिए यहाँ पे जो नजीर अहमद की जो कहानी है ये खाका है, तो इस खाके में कितने किरदार है, टोटल 4 किरदार है। मैं आप लोगों को सभी किरदार का बता देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहला किरदार वो डिप्टी नजीर अहमद है, जो कि इस चैप्टर के ही जो चैप्टर जो आप लोग का नजीर अहमद, तो ये डिप्टी नजीर अहमद इस चैप्टर के जो सबसे नंबर 1 किरदार ये है। उसके बाद जो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ये इस चैप्टर के क्या मुसन्निफ है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और डिप्टी नजीर अहमद में क्या ताल्लुक रहता है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के डिप्टी नजीर अहमद उस्ताद रहते हैं, ये शागिर्द रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मियां दानी, मियां दानी को ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी ये दोनों एक दोस्त रहते हैं, दोनों बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त रहते हैं, समझ गए। यही दोनों ने जाते थे मौलवी साहब की यानी डिप्टी नजीर अहमद के यहाँ पढ़ने के लिए। तो ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी ये दोनों दोस्त। मिस्टर रजा कौन थे, मिस्टर रजा यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जो है ये दोनों हिंदू कॉलेज में जो पढ़ते थे इन लोग, तो इन मिस्टर रजा जो है ये इन्हीं के क्लासमेट साथी थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझा दिया आपको कि जो डिप्टी नजीर अहमद जो इस कहानी में इनको मौलवी साहब का नाम दिया गया था। आप लोग को मैं मौलवी साहब ही बनूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कहानी समझाना शुरू करता हूँ। तो देखिए मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जो रहते हैं ये दोनों अपने मदरसे से 11:30 बजे आते हैं और 11:30 बजे मदरसे से आने के बाद खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये दोनों जो होमवर्क जो रहता है उसे बनाते हैं, किताबों का मुताला करते हैं और 1 बजे ये दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। किस चीज के लिए, मौलवी साहब के यहाँ इन्होंने मौलवी साहब के यहाँ तालीम हासिल करनी होती है, इसलिए मौलवी साहब के यहाँ निकल जाते हैं। मकान का पता पूछते पूछाते ये दोनों 1:25 पर, कितने यानी 1:30 बजे होने से 5 मिनट पहले ये दोनों एक घर में गेट पे पहुंचते हैं। तो गेट पे पहुंचने के बाद ये शक भी होता है कि क्या ये मौलवी साहब का घर है कि नहीं। तो ये लोग चुपके छुपाते, जैसे चोर कैसे चोरी करता है देखता है कि है कि नहीं, तो ये लोग चुपके छुपाते चेक करता है कि मौलवी साहब है कि नहीं। अंदर झांकी मारता है, अंधेरा आता है। जैसे ये लोग अंदर झांकता है तो अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई। तो ये दोनों बाहर से बोलते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी बोलते हैं कि मैं और मियां दानी हूँ। मिर्जा फरहतुल्लाह बोलते हैं मैं और मियां दानी हूँ। तो डिप्टी नजीर अहमद यानी मौलवी साहब क्या बोलते हैं, अच्छा तुम लोग हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये दोनों अंदर आते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं बोलिए क्या बात है। तो ये दोनों बोलते हैं कि मौलवी साहब हमें आपसे पढ़ाई करनी यानी तालीम हासिल करनी है। तो मौलवी साहब बोलते हैं अच्छा। मौलवी साहब को जो पढ़ाने का जो निज़ाम जो रहता है, एक मतलब कि क्या कहते हैं चौकी वगैरह रहती है, उसी पर खुद भी बैठते हैं पढ़ने के लिए और जो स्टूडेंट आते पढ़ने के लिए उनको भी वो उसी जगह पे बैठा कर पढ़ाते थे। तो फिर मौलवी साहब इन दोनों को बोले कि अच्छा भाई किताब लाओ, देखिए कौन किताब है, कैसे क्या है नहीं। तो किताब लेते हैं, बोलते हैं कि एक किताब तुम हमें दे दो और एक किताब तुम लोग अपने लिए ले लेना। तो फिर मौलवी साहब जो ये बोलते हैं कि लाओ भाई किताब दिखाओ, पढ़ के बताओ किसको क्या पढ़ना है। तो ये जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो मिर्जा फरहतुल्लाह जो पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान में इनकी क्या गलती होती थी, इनकी गलती होती थी एराब की गलती। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को आता है अक्सर और आ भी सकता है कि एराब की मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पढ़ने के दौरान किस तरह की गलती किया करते थे। तो एराब की गलती, एराब कहते हैं जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को, यानी कि ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जब पढ़ते थे ना तो जबर को जेर कर देते थे, पेश को जबर कर देते थे, यानी
सही तरीके से नहीं पढ़ते थे, समझे। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग को बोले पढ़ने के लिए तो इन्होंने एराब की गलती कर दी, और मियां दानी को जब बोले पढ़ने को तो शेर को नस्र की तरह पढ़ दी, यानी शेर और शायरी को शायरी की तरह पढ़ेंगे, लेकिन शायरी को आम अल्फाज में नस्र की तरह पढ़ दिया नॉर्मली। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने मतलब नजीर मौलवी साहब ने इन दोनों को सबक दिया, आज का सबक पढ़ाया और ये दोनों की क्लास आज की खत्म हो गई। तो जब ये दोनों अपने कॉलेज गए, हिंदू कॉलेज जिस कॉलेज में लोग पढ़ते थे, जब ये दोनों कॉलेज गए तो अपने उस्ताद का मौलवी साहब का खूब तारीफ किए, यानी तारीफ के पुल बांध दिए, बेइंतहा तारीफ किए, फेंकते नहीं लोग, खूब तारीफ किए कि मेरे मौलवी साहब ऐसा पढ़ाते हैं ये। तो जब इतनी तारीफ किए, इसकी कॉलेज में जो मिस्टर रजा जो रहता है, इसका क्लासमेट साथी, इस तारीफ से बहुत मुतअस्सिर होता है, बहुत ज्यादा मुतअस्सिर। ये आता है मिर्जा फखरुद्दीन के पास और बोलता है भाई मैं भी मौलवी के साहब के यहाँ जाकर पढ़ूंगा, तुम जाकर बस उनसे पूछ लो कि मैं कल से उनके यहाँ पढ़ने आ सकता हूँ। तो मिर्जा फखरुद्दीन बोलते हैं कि भाई पूछने की क्या जरूरत है, हम दो को पढ़ाते हैं, तुमको ही पढ़ा लेंगे, ऐसा बोलते हैं। पर मिस्टर रजा थोड़े शर्मीले टाइप के रहते, तो बोलते नहीं भाई तुम एक मरतबा पूछ के आ जाना, उसके बाद मैं कल से पढ़ने जाऊंगा। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल पूछ के आ जाऊंगा। तो जब दूसरे दिन क्लास के लिए दोनों जाते हैं मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई के वक्त बोलते हैं कि मौलवी साहब मिस्टर मेरे क्लासमेट है एक मिस्टर रजा एक है, वो भी आपके यहाँ पढ़ने आना चाहता है। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि उसको आज ही लेके आ जानी चाहिए था, पढ़ने के लिए क्या पूछ रहा है। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग बोलते हैं कि मैं भी उसको बोला कि पढ़ने आ जाते, लेकिन थोड़ा वो शर्मीला टाइप का है। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि तालिब इल्म यानी शागिर्द और वो भी शर्मीला, तो कैसे काम चलेगा। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी की आज की क्लास इस तरीके से खत्म हो जाती है, और मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है वो हिंदू कॉलेज में जहाँ वो पढ़ते वहां जाते हैं और मिस्टर रजा को फिर बोलते हैं कि भाई मौलवी साहब ने कहा है कि तुम आओ पढ़ने के लिए कल से। तो ये तीनों फिर एक साथ जाते हैं पढ़ने के लिए, कल क्लास करने के लिए 1:30 बजे पहुंचते हैं। तो इन दोनों के पढ़ने का निजाम क्या रहता है इन दोनों का, ऐसे नहीं होता है कि आप लोग पढ़ाई जो करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक दिन तू सुना दे, एक दिन हम सुना देंगे सबक, आज तू पहले सुना तो आज कल हम सुनाएंगे, इस तरीके से दोनों भाजा लगाया जाता है, यानी 12 एक दिन तुम पढ़ेगा भाई तो एक दिन हम। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग जो है एक दिन ये पढ़ते थे तो एक दिन ये पढ़ते थे किताब, ठीक है, ऐसे करके एक दिन तुम एक दिन तुम। अब क्या, अब तो यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 शागिर्द हो जाते हैं। अब जब 3 शागिर्द हो जाते हैं तो तीनों जब क्लास में बैठे रहते हैं, जब पहुंचते हैं मिस्टर रजा तो मौलवी साहब बोलते हैं अच्छा भाई तुम ही मिस्टर रजा हो, इसको बोलते हैं मिस्टर रजा को। तो मिस्टर रजा मुंडी झुकाकर मुंह झुका के बोलता है जी मैं ही हूँ। तो फिर मौलवी साहब जो है मिर्जा फखरुद्दीन बेग को बोलते हैं कि भाई आज का सबक पढ़ना शुरू करो। मिर्जा फखरुद्दीन बेग शांत रहे तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, मियां दानी को बोलते मियां दानी भी कुछ नहीं पढ़ते हैं। फिर मौलवी साहब बोलते भाई मिस्टर रजा तुम आज नए आए, तुम ही पढ़कर बताओ क्या सबक पढ़ते हो। तो फिर मिस्टर रजा जो है वो सबक पढ़ना शुरू करते हैं। सबक के दौरान वो एराब की गलती नहीं करते मिस्टर रजा, एराब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो शेर जो पढ़ते हैं तो शेर को नस्र की तरह पढ़ते हैं, बल्कि मियां दानी से भी गए गुजरे, यानी मियां दानी से भी बहुत ज्यादा वो शेर में गलती करते हैं। अब मौलवी साहब को थोड़ा अंदर से गुस्सा आता है, अंदर ही। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि मिस्टर रजा मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, मेरी एक सलाह है, क्या तुम उसे मानोगे। मिस्टर रजा तो नए स्टूडेंट रहते आज, वो मुंडी झुकाकर बोलते हैं जी जरूर मैं मानूंगा। मौलवी साहब बोलिए। मौलवी साहब बोलते हैं कि मैं जो कहूंगा अपने वादे से तुम मुकरना मत। तो मिस्टर रजा बोलते नहीं आप बोलिए ना, मैं जो बोलिएगा मैं जरूर करूंगा। तो मौलवी साहब बोलते हैं मिस्टर रजा को कि मेरी सलाह है कि तुम जो है मेरे यहाँ कल से पढ़ने ना आओ। बोलते हैं कि पढ़ने ना आओ ये थोड़ा सा, तो बोलते हैं पढ़ने ना आओ मतलब कि कभी ना आओ, मतलब कि पढ़ने आओ जरूर लेकिन कुछ दिन तक मत आओ। तुम इससे पहले काली जान यानी एक जगह होती जहाँ काली जान जहाँ बेसिक उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो बोलते हैं कि मिस्टर रजा को तुम वहां जाके काली जान पहले 15-20 दिन वहां पढ़ लो, उसके बाद तुम हमारे पास आना पढ़ने के लिए, ठीक है। मिस्टर रजा को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं मिस्टर रजा को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, उस वक्त जब शेर पढ़ते हैं वो, तो वो शेर किसकी पढ़ते हैं, मुतनब्बी। आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर रजा किस शेर को किनके शेर को पढ़ते रहते, तो मुतनब्बी के शेर को पढ़ते रहते, ठीक है। तो जब मुतनब्बी के शेर को पढ़ते हैं तो उसी पे मौलवी साहब बोलते हैं कि भाई इस 4 दिवाली में इस मेरे अपने घर में मैं मुतनब्बी के शेर को इस तरीके से छुरी चढ़ने नहीं दूंगा, यानी जिस तरीके से ये पढ़ते हैं इतने गलत तरीके से। तो मौलवी साहब इसलिए बोलते हैं इनको जाइए आप पहले काली जान के यहाँ जाकर पहले जाकर वहाँ क्लास कर लीजिए, इतना ज्यादा उनको बोल देते हैं। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी जो है जब क्लास खत्म हो जाती है तो ये दोनों बहुत ज्यादा इनका मजाक बनाते हैं मिस्टर रजा को, और मिस्टर रजा ऐसे गायब होते हैं कि वो फिर क्लास में दिखते ही नहीं है। तो इसी तरीके से इन दोनों की क्लास चलती रहती है मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी की। तो एक दिन ऐसा आता है कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग को मौलवी साहब बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ो, सबक पढ़ो। जब ये सबक पढ़ते मिर्जा फखरुद्दीन बेग तो उस दिन जो है एराब की कुछ ज्यादा ही गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलती। तो मिर्जा फखरुद्दीन मौलवी साहब जो है गुस्से में बोलते हैं क्या पढ़ा तुमने, तो ये जब जैसे बोलते हैं क्या पढ़ा तो ये और ज्यादा
जबर को जेर, जेर को पेश और ज्यादा उलट पुलट कर देते हैं। इतनी ज्यादा गलती कि मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। मौलवी साहब गुस्से में बोलते भाई मियां दानी तुम पढ़ के बताओ सबक। और जब ये पढ़ते हैं शेर को तो ये शेर को इराद तो पढ़ देते हैं, शेर को इस तरीके से नस्र की तरह पढ़ते हैं, यानी कि शेर को शेर व शायरी की तरह नहीं बल्कि आम लफ्ज में, आम अल्फाज में पढ़ना शुरू करते हैं। मियां दानी को गुस्सा 110 डिग्री आया था, मियां दानी को 110 डिग्री गुस्सा आया था, फुल्ली फायर। मौलवी साहब बोलते हैं कि निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम लोग यहाँ कल से नहीं आओगे पढ़ने के लिए, मेरे कमरे से निकल जाओ गुस्से में। अब मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत गंभीर मसला फंस जाता है यहाँ पर। अब मौलवी साहब गुस्से में आप बोल रहे हैं घर से निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आओगे। अब जो मियां दानी जो रहते हैं ये जाने की कोशिश करते हैं, जैसे उठते हैं तो मिर्जा फरातुल्लाह बेग इनके हाथ को दबा देते हैं कि अभी रुको, मौलवी साहब पढ़ाएंगे, गुस्से में है। लेकिन मियां दानी बोलते हैं कि इतने ज्यादा गुस्से में चलो भाई। मौलवी साहब ये सब देखते रहते हैं, ये सब। मौलवी साहब फिर दोबारा बोलते हैं कि जाते हो कि नहीं यहाँ से। पर जो मिर्जा फरातुल्लाह बेग है ये बोलते हैं कि आप हमें धक्के भी मार के निकालिएगा तो हम नहीं जाएंगे, और धक्का दे के गेट से बाहर भी कर दीजिएगा फिर आ जाएंगे हम, लेकिन पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे सब। अब जब मौलवी साहब इस तरीके की जब देखते हैं तो थोड़ा सा उनका गुस्सा उनका शांत हो जाता है, थोड़ा सा वो नर्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मौलवी साहब बोलते हैं कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, ऐसा करो कल तुम लोग आना पढ़ने के लिए, आज छोड़ दो। तो मिर्जा तब भी जैसे ये बोलते हैं तो मियां दानी फिर उठते हैं जाने के लिए, लेकिन मिर्जा फरातुल्लाह बेग फिर उनको हाथ पकड़ के नीचे कर लेते हैं कि नहीं, पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे सबक आपसे, वरना हम लोग यहाँ से टस से मस न होने वाले हैं। अब मौलवी साहब जो है मिर्जा फरातुल्लाह बेग और मियां दानी की सोच को देखकर थोड़ा देर वो रुक जाते हैं, उसका फिर गुस्सा इनका शांत होता है। फिर मिर्जा फरातुल्लाह बेग को बोलते भाई मैं हार गया, तुम ही लोग जीत के जाओ, शहर में से किताब उठा कर लेकर आओ। शहर में से किताब उठा कर लेकर आते हैं। फिर मौलवी साहब सबक पढ़ते हैं, सबक पढ़ने के बाद सबक जब पढ़ लेते हैं इसी तरीके से क्लास खत्म हो जाती है, क्लास यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर इसी तरीके से आगे चल के जब पढ़ाई होती है तो मौलवी साहब बोलते हैं कि अगर तुम लोग उस दिन चले जाते तो तुमको इस घर में फिर घुसना फिर तुम इस घर में कभी घुस नहीं पाते, यानी तुम्हारी क्लास उसी दिन खत्म हो जाती, उसके बाद तुम मेरे यहाँ कदम न रखते। मैं तुम लोग को आजमा रहा था, देख रहा था कि तुम लोगों को पढ़ने का कितना शौक है। उसके बाद फिर मौलवी साहब दुआ देते कि तुम जैसे शागिर्द खुदा सबको नसीब करे, तुम तो शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताद के उस्ताद बन गए। इस तरीके से बोलते हैं, यानी समझ लीजिए कि मिर्जा फरातुल्लाह बेग और मियां दानी कि इस कहानी से हम लोग को ये भी सबक मिलता है कि आज देख लीजिए उस्ताद अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा डांट दिए, थोड़ा सा मार दिए तो मुंह हाथ फुला लेता है बच्चा सब। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जैसे इन्होंने मिर्जा फरातुल्लाह बेग कितनी और चाहते तो मियां दानी चले जाते थे, ये भी उठ के चले जाते, लेकिन ये नहीं उठते हैं, ये वहीं पर टिके रहते हैं। तो इसलिए आप लोग का भी काम है कि आपके उस्ताद अगर बच्चे को और डांटे और आपको मारे पीटे तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, क्योंकि वो आपके उस्ताद है, गुरु है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने जो नज़ीर अहमद की कहानी का चैप्टर पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम फिर इसी चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी जो है, इसी कहानी के अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। बस आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी मैं करवा सकूं उर्दू में। चलिए तो दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए।